नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे, संसद में बीजेपी सांसद क्यों बोले गाय दूध नहीं दे रही तो जय श्री राम कहो। उसके बाद हम जानेंगे कि भारत से पलायन हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग क्यों छोड़ रहे भारत की नागरिकता। उसके बाद हम जानेंगे कि नए परमाणु विधेयक से कैसे प्राइवेट कंपनियों के दरवाजे खुले, लेकिन किसी हादसे की स्थिति में कंपनियां भारी हर्जाना देने की कानूनी जिम्मेदारी से लगभग कैसे मुक्त हुई। उसके बाद हम जानेंगे कि जेफरी एप्स्टीन के साथी मैक्सवेल ने अदालत से अपनी सजा रद्द करने की मांग क्यों की। अब वक्त इन खबरों को परखने का। देश की संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। सरकार एक के बाद एक बड़े बिल पास करा रही है। इसी कड़ी में लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी बीबीजी रामजी बिल 2025 पास कर दिया गया है। सरकार कहती है कि ये ग्रामीण रोजगार की गारंटी है। विपक्ष कहता है कि ये मनरेगा का नया नाम है, नया पैकेट और पुरानी कटौती। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच जो सबसे चौंकाने वाला दृश्य सामने आया वो नीति नहीं था, वो था भाषण। उत्तराखंड के नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट संसद में खड़े हुए और रोजगार, आजीविका और ग्रामीण संकट पर बहस को अचानक भक्ति प्रवचन में बदल दिया। उन्होंने कहा कि अगर लड़की की शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, पति पत्नी में झगड़ा है, लड़का बिगड़ गया है या गाय दूध नहीं दे रही तो बस श्री राम, जय श्री राम और जय जय राम बोल दीजिए, काम निकल जाएगा। अब जरा रुकिए, ये बयान किसी मंच से, किसी कथा, किसी सत्संग में नहीं दिया गया। ये बयान भारत की संसद में रोजगार गारंटी बिल पर चर्चा के दौरान दिया गया। सवाल सीधा है, क्या देश का बेरोजगार युवा अब सरकारी नौकरी के फॉर्म की जगह मंत्र जाप करे? क्या मनरेगा कार्ड की जगह राम नाम चलेगा? और क्या गाय के दूध से लेकर इंसानी रोजगार तक सब कुछ अब नीति नहीं नारे से चलेगा? सरकार की मंशा पर सवाल उठे तो जवाब नीति से देना होता है, आंकड़ों से देना होता है। बजट, मजदूरी, काम के दिन, भुगतान, इन सब पर बात होनी चाहिए। लेकिन जवाब आया राम नाम से सब ठीक हो जाएगा। यही है विकसित भारत का मॉडल। विपक्ष पहले ही आरोप लगा रहा है कि ये बिल मनरेगा को कमजोर करता है। नाम बदला गया, संरचना बदली गई, लेकिन जवाबदेही घटा दी गई। चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपियां तक फाड़ डाली। उनका साफ कहना था ये रोजगार गारंटी नहीं, सरकार की गारंटी से पल्ला झाड़ने का तरीका है। और उसी बहस में जब संसद को सबसे ज्यादा गंभीर होना चाहिए था, तब सत्ता पक्ष के एक सांसद रोजगार संकट को आस्था के सहारे टालते दिखे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष क्या कुछ कह रहा है, जरा सुनिए। जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं, खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज्यादा स्कीम की जरूरत है। और ये सबसे गरीब से गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोजगार था उसका सहारा था, कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता है। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक। तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। जी जी जी, मेरा पूरा भाषण तैयार था, लेकिन अब शायद अगले सेशन में हो जाएगी। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो भारत के अंदर पलायन से जुड़ी हुई है। ये कहानी सिर्फ पासपोर्ट बदलने की नहीं है, ये उस टूटते भरोसे की कहानी है जो लोग अपने ही देश में धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। अपना घर, अपनी मिट्टी और अपनी पहचान छोड़कर विदेश जाना कभी आसान फैसला नहीं होता, लेकिन संसद में आए ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत में ये फैसला अब अपवाद नहीं है, बल्कि एक ट्रेंड बन चुका है। पिछले 5 सालों में करीब 9 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी।
और 2022 के बाद से तो हालात और ज्यादा सीरियस हो गए। हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर रहे हैं। 2011 से 2024 के बीच कुल 20,06,000 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। और ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर देश के भीतर ऐसी क्या टूट हो गई है जो लोग बाहर भविष्य ढूंढने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार संसद में कहती है कि नागरिकता छोड़ने के कारण व्यक्तिगत हैं और लोग सुविधा के लिए विदेश की नागरिकता लेते हैं, लेकिन ये जवाब अधूरा है। सच्चाई यह है कि भारतीय कानून दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता। अमेरिका, कनाडा या ब्रिटेन में वोट देना, सामाजिक सुरक्षा पाना या सरकारी नौकरी के लिए नागरिकता जरूरी है। यानी जो लोग सालों से वहां रह रहे हैं उनके पास भारतीय पासपोर्ट छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन सवाल यह है कि लोग वहां जा ही क्यों रहे हैं। पूर्व पीएमओ सलाहकार संजय बारू इसे सक्सेसफुल लोगों का पलायन कहते हैं। पहले मजदूर गए, फिर डॉक्टर, इंजीनियर गए और अब अमीर, रसूखदार और पढ़े लिखे परिवारों के बच्चे भी देश छोड़ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक 2014 के बाद से करीब 23,000 भारतीय करोड़पति देश छोड़ चुके हैं। ये सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि कैपिटल और कॉन्फिडेंस ड्रेन भी है। जो लोग देश में निवेश, नौकरियां और नेतृत्व दे सकते थे वो सिस्टम में भरोसा खो रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ पैसा नहीं, जिंदगी की क्वालिटी भी बड़ा कारण है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की जहरीली हवा, अंतहीन ट्रैफिक, असुरक्षा और कमजोर बुनियादी ढांचे लोगों को थका चुके हैं। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर कहते हैं हमें साफ हवा चाहिए, सुरक्षित सड़कें चाहिए, भरोसेमंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। सीए और इन्फ्लुएंसर सार्थक आहूजा कहते हैं कि हर 3 में से एक IITian विदेश में काम करना चाहता है। यह आंकड़ा सिस्टम पर सीधा तमाचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश है। 2023 में विदेशों में बसे भारतीयों ने $125 अरब देश भेजे थे। सरकार इसे सफलता की तरह पेश करती है, लेकिन सवाल यह है कि अगर देश इतना शानदार है तो लोग यहीं क्यों नहीं रहना चाहते। UN के आंकड़े बताते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत देश है। यानी हम दुनिया को लोग दे रहे हैं लेकिन अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। सरकार कहती है कि प्रवासी भारतीय देश की संपत्ति हैं और ग्लोबल वर्कफोर्स का हिस्सा है। ये बात सही है लेकिन अधूरी भी है। असली सवाल यह है कि क्या भारत अपने ही नागरिकों को वो सम्मान, वो अवसर और वो लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहा जिसकी तलाश उन्हें अब विदेशों के अंदर जाकर पूरी करनी पड़ रही है। जब युवा, करोड़पति और पढ़ा लिखा वर्ग लगातार बाहर जा रहा हो तो इसे सिर्फ व्यक्तिगत फैसला कहकर टालना आत्मधोखा होगा। एक पलायन एक चेतावनी होता है और ये बताता है कि सिर्फ नारे, ब्रांडिंग और इवेंट से देश नहीं चलता। लोगों को यहाँ रुकने की वजह चाहिए, न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए, साफ हवा, बराबरी के मौके और भविष्य की उम्मीद चाहिए। अगर ये भरोसा वापस नहीं आया तो आंकड़े और बढ़ेंगे और देश के सबसे काबिल लोग सबसे पहले देश छोड़ते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं नए परमाणु विधेयक। नया परमाणु विधेयक सिर्फ ऊर्जा नीति में बदलाव नहीं है, ये उस सोच का ऐलान है जिसमें मुनाफा, सुरक्षा से ऊपर और कॉर्पोरेट हित नागरिक अधिकारों से आगे जा रहे हैं। मोदी सरकार ने 15 दिसंबर को लोकसभा में जो नया नाभिकीय ऊर्जा का सतत दोहन एवं उन्नयन विधेयक 2025 पेश किया है वो भारत के परमाणु इतिहास की सबसे बड़ी नीतिगत पलटी माना जा रहा है। इस बिल के जरिए न सिर्फ निजी और विदेशी कंपनियों के लिए परमाणु क्षेत्र के दरवाजे खोले जा रहे हैं बल्कि 2010 के उस कानून को भी लगभग खत्म कर दिया गया है जो किसी परमाणु हादसे की हालात में पीड़ितों को न्याय और मुआवजे की गारंटी देता था। 2010 में बना परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम CLNDA इसलिए खास था क्योंकि इसमें साफ कहा गया था कि अगर किसी परमाणु हादसे में आपूर्तिकर्ता की गलती है, खराब उपकरण, घटिया सामग्री या लापरवाही, तो पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के बाद ऑपरेटर उस सप्लायर से रकम वसूल सकता है। यही बात अमेरिकी कंपनियों को सबसे ज्यादा चुभती थी। अब नए विधेयक में इस सप्लायर दायित्व को चुपचाप हटा दिया गया। यानी अगर कल किसी विदेशी कंपनी की वजह से हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लगभग खत्म हो और भुगतेगा सिर्फ भारत और उसका नागरिक। इतना ही नहीं, पुराने कानून की वो धारा भी खत्म कर दी गई जो पीड़ितों को सिविल कोर्ट जाने का हक देती थी। नए कानून में साफ लिखा है कि परमाणु हादसे से जुड़े मामलों में आम अदालतों का अधिकार क्षेत्र ही नहीं होगा। यानी न कोर्ट, न जज, न खुली सुनवाई, सब कुछ सरकार और उसके बनाए बोर्ड तय करेंगे। सवाल सीधा है, क्या यही न्याय है या न्याय से बचने का रास्ता? सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस बीजेपी ने 2010 में अमेरिकी दबाव के सामने झुकने से इनकार किया
किया था वही आज सत्ता में आकर वही काम कर रही है, लेकिन और ज्यादा चालाकी से। तब बीजेपी वाम दलों के साथ खड़ी होकर कहती थी कि परमाणु हादसे में कंपनियों को छूट देना देश और जनता के साथ धोखा है। आज वही पार्टी निजी कंपनियों को परमाणु संयंत्र बनाने, चलाने और बंद करने तक की इजाजत दे रही है। और ये बिल ऐसे समय पर लाया गया है जब अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताएं मुश्किल दौर में है और ट्रंप प्रशासन भारतीय बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलने का दबाव बना रहा है। साफ दिखाता है कि विधेयक ऊर्जा नीति से ज्यादा एक डिप्लोमेटिक डील का हिस्सा है जिसकी कीमत भारत के नागरिक चुका रहे हैं। सरकार कहती है कि ये सब 2070 तक नेट जीरो और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा लक्ष्य के लिए जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पर्यावरण, जीवन और स्वास्थ्य की कीमत पर कोई भी लक्ष्य जायज है? कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि खतरनाक परमाणु गतिविधियों में निजी मुनाफा जोड़ना और साथ ही दायित्व सीमित करना राज्य के उस भरोसे को तोड़ता है जो जनता से उसे सौंपा है। और सबसे बड़ी बात इस बिल में सबसे डरावनी बात यह है कि जोखिम का निजीकरण नहीं बल्कि मुनाफे का निजीकरण किया गया है। फायदा कंपनियों को, खतरा जनता का। अगर हादसा हुआ तो मुआवजा सरकार देगी, यानी टैक्स देने वाला नागरिक। कंपनी सुरक्षित, पीड़ित असहाय। ये बहस सिर्फ परमाणु ऊर्जा की नहीं, ये बहस है कि क्या भारत में अब नीतियां जनता के लिए बनेंगी या कॉर्पोरेट्स और विदेशी दबावों के लिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं जेफरी एप्स्टीन। 19 दिसंबर को अमेरिका में एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है, यानी कल ही ये खुलासा होगा। ट्रंप प्रशासन ने ऐलान किया है कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी सभी फाइलें पब्लिक की जाएंगी। इन फाइलों में हजारों पन्नों के दस्तावेज, करीब 95,000 तस्वीरें, बैंक रिकॉर्ड, फ्लाइट लॉग्स और कई प्रभावशाली लोगों के नाम शामिल है। माना जा रहा है कि इन दस्तावेजों से ये साफ हो जाएगा कि एप्स्टीन ने किन लोगों के साथ मिलकर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया और ये पूरा नेटवर्क कैसे काम करता रहा। एप्स्टीन की आलीशान जिंदगी, यौन अपराध, मानव तस्करी के आरोप और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, बड़े कारोबारी और विदेशी नेताओं से उसके रिश्तों को लेकर दुनिया भर में लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं और साथ ही में भारत में भी कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। विपक्ष के नेता कई आरोप लगा रहे हैं। वहीं अमेरिकी सरकार के मुताबिक एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों के साथ साथ उसकी करीबी सहयोगी और प्रेमिका मैक्सवेल से जुड़े दस्तावेज, एप्स्टीन की निजी उड़ानों के रिकॉर्ड, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और 2019 में जेल में हुई उसकी मौत से जुड़े कागजात भी सामने रखे जाएंगे। इसके अलावा उन सभी लोगों की और कंपनियों की जानकारी भी देनी होगी जिनकी किसी भी तरह से एप्स्टीन से रिलेशन रही। सरकार को यह भी साफ करना होगा कि किन दस्तावेजों के हिस्से काले किए गए और क्यों किए गए और क्या क्या सामग्री जनता के सामने नहीं रखी गई थी। हालांकि यह भी साफ नहीं है कि इन फाइलों में कितना नया खुलासा होगा। पिछले करीब 20 सालों में एप्स्टीन के अपराधों से जुड़े हजारों दस्तावेज पहले ही कोर्ट मामलों में और सूचना के अधिकार जैसी प्रोसेस के जरिए सामने आए हैं। कानून के मुताबिक सरकार किसी दस्तावेज को सिर्फ इसलिए नहीं रोक सकती कि उससे किसी की छवि खराब होगी या राजनीतिक असहजता पैदा होगी, लेकिन कुछ खास हालात में जानकारी छिपाने की छूट है। इसमें पीड़ितों की निजी पहचान, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री, अत्यधिक हिंसा दिखाने वाले दृश्य, चल रही जांच को प्रभावित करने वाली जानकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति से जुड़ी बातें इसमें शामिल हैं। आलोचकों का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन इन कानूनी छूटों का इस्तेमाल करके कुछ प्रभावशाली लोगों से जुड़ी जानकारियां दबा सकता है। ये शक इसलिए भी गहराता है क्योंकि अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल ही में एप्स्टीन के संबंधों को लेकर एक नई जांच शुरू की, जिसमें बिल क्लिंटन, रीड हॉफमैन, लैरी समर्स और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े नामों की चर्चा हो रही है। वहीं CNN की रिपोर्ट के मुताबिक FBI को एप्स्टीन के घर से हजारों नग्न और अर्धनग्न युवतियों की तस्वीरें मिली, जिन्हें पीड़ित की पहचान और गरिमा के कारण पब्लिक नहीं किया जाएगा। इसी बीच एप्स्टीन के सहयोगी मैक्सवेल ने अपनी 20 साल की जेल की सजा को रद्द करने या कम करने के लिए फिर से अदालत का रुख किया है। मैक्सवेल का दावा है कि नए सबूत सामने आए हैं और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिली। हालांकि इससे पहले वो कई बार अपील कर चुकी हैं और हर बार उन्हें झटका लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट भी उनकी अपील सुनने से इनकार कर चुका है। ये याचिका ऐसी समय पर आई है जब एप्स्टीन फाइलों को पब्लिक करने में सिर्फ एक दिन बाकी है और ये बहस और तेज हो गई है कि क्या सच पूरी तरह सामने आएगा या फिर ताकतवर लोगों की ओर से सच को छिपा दिया जाएगा। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7:30 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।